ओके बच्चों, आज की क्लास में हमारी ये रिलेशंस की लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज के बाद हमारा रिलेशंस ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस को स्टडी करने वाले हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले हम फैक्ट्स यानी कि जो रिजल्ट्स हैं रिलेशंस के उसको देख लेते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, करेक्ट। बट अगर कोई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, नल रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है? नो, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा है कि रिलेशन नल है, सेट नल है ऐसा हमने नहीं कहा। तो सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे तभी होगा वो रिफ्लेक्सिव। इसलिए अगर इसके बीच में अगर हमको इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो नल रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव होगा जब वो नल सेट के साथ होगा। नोट दिस पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो गया? जो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। अनदर थिंग, अब देखो मैं सिंपल एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक सेट लिया 1 2 3, उससे मैंने 3 रिलेशन बनाए हैं, R1 R2 और R3। देखना, फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, एवरी एलिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक भी हो गया। ये एलिमेंट्स तो खुद ही अपनी मिरर इमेजेस हैं। अब ट्रांजिटिविटी पे चेक करते हैं। ये एलिमेंट्स देखो, व्हाट इज ट्रांजिटिविटी, कि अगर A जो है वो B से रिलेटेड है एंड हम ये मान लेते हैं कि B इज़ रिलेटेड टू C, ये हमको दे रखा होता है, इसको हम सपोज कर लेते हैं और इस चीज़ को हम फिर प्रूव करते हैं कि A जो है C से रिलेटेड है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपको ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर सेट में ये वाला होना ही होना चाहिए। तो ठीक है, मुझे 2 और 2 सेम मिला, बचा क्या? 1 1, वो है। इसका मतलब ये जो सेट 1 था ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। बेटा हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा तो R, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो R डैश, रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक होगा तो S, सिमेट्रिक नहीं होगा तो S डैश, ट्रांजिटिव होगा तो T, ट्रांजिटिव नहीं होगा तो T डैश, जस्ट टू सेव टाइम। इसी तरह से इसको भी चेक करो, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 3 के साथ 3 1 है, सिमेट्रिक हो गया, 3 और 3 सेम है तो 1 एंड 1 है, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये भी रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। सिमिलरली थर्ड भी यही हो गया। तो इसका मतलब R1 R2 R3 तीनों के तीनों आपके इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट कि एक मैंने R1 और R2 का यूनियन लिया है। देखना इसके अंदर, यानी सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, 1 2 2 1 भी लिख दिया, 1 3 3 1 भी लिख दिया। अब 1 2 और 2 1 और 1 3 3 1 की वजह से सिमेट्रिक तो हो गया। देखना ये और ये सेम है तो क्या 1 और 1 है? ये भी सेम हो गया तो क्या 1 और 1 है। तो ये भी आपका हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। देखना, मैं अगर इसके एलिमेंट्स को लिखूं, मेरे पास 1 और 2 है इस सेट में और 2 और 2 भी है ना, 1 और 2 भी है और 2 और 2 भी है। तो मेरे पास 1 एंड 2 होना चाहिए, बट 1 एंड 2 इज़ नॉट पार्ट ऑफ R1 यूनियन R2, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। सिमिलरली आप R2 और R3 का यूनियन ले लो। सेम केस में देखो, अगर मैंने लिया है, ओके, इसमें मेरे पास है 2 2 एंड 3 एंड 2 2 2 एंड 2 एंड 3 इसके एलिमेंट्स तो हैं, ये सेम है, लेकिन 2 एंड 3 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ R2 यूनियन R3। इसका मतलब ये भी
रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब आप देखो R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 लेके देखो, उसके पास आपके पास सिर्फ यही आ गए। तो ठीक है, ये आपके कैसे हैं, रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। तो इससे आप किस रिजल्ट पे पहुंचे कि यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, union of two symmetric relations is always symmetric, but union of two transitive relation is not always transitive, but अगर आप intersection लोगे equivalence relations का तो always वो equivalence relation ही होगा। अब आप ऐसा करो, इतने points को अच्छे से दिमाग में रखो और एक point मैं आपको नया और बताती हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ना एक सेट लिया ए सेट लिया, मेरे पास इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। एक और मैंने सेट लिया, इसमें मैंने लिए 1 2 और 3। मैंने इनसे एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बनाया, ए के साथ 1, बी के साथ 2 और सी के साथ 3। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी रिलेशन होता है ना बेटा, तो जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है ना, जैसे मान लो एक रिलेशन आपका यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो डोमेन का पार्ट बनेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इस रिलेशन में डोमेन ऑफ आर चेक करूं तो मेरे पास क्या है, ए बी और सी। और इसी तरह से अगर मैं रेंज ऑफ आर चेक करूं तो मेरे पास है 1 2 एंड 3। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, आर इनवर्स लेती हूँ। इनवर्स का क्या मतलब है, आपने एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया उसके कोऑर्डिनेट्स को, तो इसका इन्वर्स बन जाएगा 1a 2b 3c। ओके, तो अब देखना इसका क्या बन गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स आपके पास क्या बन गया, 1 2 3, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स आपके पास क्या बन गया, a b c। अब जरा आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स है, और जो डोमेन रेंज ऑफ आर है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स है। These cases also form equivalence relations. परफेक्ट। तो आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं फिलहाल, आप एक काम करो, इनका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। मेरे पास एक सेट है, सेट ए इज x is such that x is an element of integers 0 से x से 12 के बीच में उसके नंबर्स हैं। ठीक है, और एक उससे मैंने लिया रिलेशन क्या कह रहा है कि जो उसके बीच में 0 से 12 तक के बीच में उसने नंबर्स लिए a और b मल्टीपल ऑफ 4 हैं। अब सबसे मैंने पहले चेक कर लिया कि ये जो मल्टीपल्स हैं ना, ये पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स हैं। ओके, दैट विल हेल्प मी। चलो इसकी एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ इसकी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है कि ए और बी एलिमेंट है ना आर के, तो हमको उसको ए और ए पे चेक करना है कि अगर वो एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो मैंने इसको चेक किया, a minus a that is equal to 0, and yes that is multiple of 4 because 0 इसमें included है। तो ओके, yes रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। अब मैं चेक कर रही हूँ इसकी क्या, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या है कि अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा है, तो क्या b माइनस ए भी 4 लैम्डा है? यस है। कैसे है? क्योंकि मॉडुलस के अंदर है तो प्लस माइनस साइन होगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ इंटीजर तो बनेगा, तो इसका मतलब यस ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं हम इसकी ट्रांजिटिविटी पे।
देखो ट्रांसिटिविटी को फिर से रिवाइज करते हैं कि एक एलिमेंट ये है, इसको अगर हमें नहीं मिला है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, देन ये और ये सेम है तो ये हमारे पास होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक है ना। बस ये तभी जब ये और ये सेम हो तो ओके। इसका मतलब उसने मुझे कहा a माइनस बी भी 4 लैम्डा है, b माइनस सी भी 4 लैम्डा है, देन आई हैव टू चेक कि क्या a माइनस सी भी 4 का कोई मल्टीपल है। ओके तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, मैंने मॉडुलस के अंदर ही लिया है और इसको हम खोल सकते हैं। तो ये a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 8 लैम्डा। तो आपके पास आ गई कंडीशन, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर है। अगर मैं इसकी टर्म्स में लिखूं, ये भी था ये भी था और ये ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर आ गया, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि एक कोई रिलेशन है मेरे पास 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। देखो आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही रॉ सा लग रहा है ना, क्योंकि ना तो मुझे उसने कोई टाइप ऑफ नंबर दिए ना कुछ भी नहीं दिया। तो अगर सपोज मान लो हमें कुछ ना दे रखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम नंबर्स को रियल नंबर्स में मान लेते हैं रिलेशन को, और अगर दे रखा होता है तो ठीक है उसके हिसाब से हैंडल करते हैं। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या कौन से टाइप का रिलेशन है। ओके तो सबसे पहले मैं चलती हूँ इसकी रिफ्लेक्सिविटी पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या है कि मुझे अगर मतलब a और b तो मुझे यहाँ एलिमेंट ऑफ r दिख ही रहे हैं, अगर a और a भी एलिमेंट ऑफ r हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यानी मैंने b की जगह भी a पुट किया, अब डेफिनेटली स्क्वायर है, पॉजिटिव तो होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब मैं चेक करती हूँ इसकी सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी ए को भी एलिमेंट ऑफ आर होना होगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो चलो मैंने कहा कि ये तो मेरे पास है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर उल्टा कर देती हूँ तो आपको क्या लगता है ये तब भी फॉलो होगा? यस, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, हमारे पास हो गया। अब हम इसकी चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। ये तो हमेशा ही थोड़ा सा तंग करती है। देखो मेरे पास ट्रांजिटिविटी का फिर से रिलेशन देखते हैं, ए और बी एलिमेंट ऑफ आर हैं, कॉमा बी टू सी बी एंड कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर हैं, देन आई हैव टू प्रूव कि ए और सी भी एलिमेंट ऑफ आर हैं। ओके जी, तो इसको तो हम मान ही लेते हैं, 1 प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0। तो अब मुझे चेक करना है कि 1 प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब उसने मुझे दे दिए हैं रियल नंबर्स, और अगर मान लो कोई रिलेशन सिमेट्रिक या कोई भी नहीं है ट्रांजिटिव, तो वो अगर एक भी केस उसको फेल करता है ना तो वो नहीं होता। तो मुझे इसका मतलब अगर ये नहीं है तो मुझे देखना है कि कौन सा नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके लेट्स, ए को मैंने मान लिया 1/2 मान लो, कुछ भी लेट कर सकते हैं बेटा, -1/6। आप देख रहे हो यहाँ ना मैं हर तरह से डिफरेंट टाइप के, आप इसको 6 मत लो, आपको लगे कि मैंने दोनों सेम ले लिया, इसको 8 ले लो। ये मैंने एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर लिया, एक वैसे नंबर। इसको मैं सी को चेक कर लूँगी, कहीं अगर ये फिट नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको चेंज करके भी देख सकती हूँ। ये जस्ट मैंने गेस किया है। चलो पहले इनको तीनों पे चेक करते हैं। क्या मेरे पास 1 प्लस बी ग्रेटर देन 0, ये क्या आ रहा है मेरे पास, ए बी 1
ए और बी को मल्टीप्लाई करती हूँ 12, यस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि मैं नंबर्स ठीक लेट कर रही हूँ। फिर मैंने किया 1 प्लस बी सी, ये मेरे पास क्या आ रहा है 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यस ये भी मेरे पास, इसका मतलब मैंने नंबर्स ठीक लेट किए हैं। अब मुझे इसको चेक करना है 1 प्लस ए सी के साथ, अगर ये इसके साथ ठीक कंडीशन फॉलो करेगा तब ये ट्रांजिटिव होगा। तो मैंने किया 1 प्लस 1/2 इंटू -8, ये तो नेगेटिव हो गया, स्मॉलर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स इस कंडीशन को नहीं प्रूव कर रहा, तो एक भी कंडीशन प्रूव नहीं हुई, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? ओके। आपको बेटे शुरू में लेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट देखना बिलीव मी, अगर आप डिफरेंट टाइप के नंबर सोचोगे ना, 2 सोचोगे, तीसरा अपने आप गेस करके थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो आपसे हो जाएगा। ओके, चलो अब कोई ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे लिए राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता हो। ओके, हमारे पास ए बी और सी डी कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं, कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं कि ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ओके, 4 नंबर्स को मैंने कुछ इस तरह से रिलेट किया हुआ है। कैसे? अच्छा, जब हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम ना क्या करते हैं, उसके पैटर्न को देखते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या पैटर्न है, ए डी, पहले ये और ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ है और ये वाले नंबर ऐड हुए हैं ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये और ये मल्टीप्लाई हो गए हैं और ये ऐड हो गए हैं। ये सीक्वेंस आपको दिख रही है? तो अब मैंने इस सीक्वेंस को स्टडी कर लिया है, तो जब मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी प्रूव कर रही होंगी, मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करूँगी उसके रिक्वायर्ड रिलेशन के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी को कर रही हूँ प्रूव। उसमें क्या होना होगा कि ए बी को रिलेट होना होगा ए बी के साथ ही, जहाँ पर कि ए बी जो है एलिमेंट ऑफ आर है। ओके, तो हम यही करें, दिस इंटू दिस, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस इंटू दिस, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, अब की बार दिस इंटू दिस। देखो आपने ऑर्डर नहीं चेंज करना, जिस ऑर्डर में है उसी में लिखना। अब आपको चेक करना है क्या ये इक्वल हैं, ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। बी प्लस ए करो या ए प्लस बी करो, एक ही बात है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू बैठ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। ओके, अब मैं चेक करती हूँ इसकी सिमेट्रिसिटी। देखो रिफ्लेक्सिविटी में हमने पहले वाला ले लिया, सिमेट्रिसिटी में हम क्या कहेंगे कि अगर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी है, देन सी डी को भी ए बी से रिलेट होना होगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस ऊपर वाले ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये तो हमारा ऊपर वाला ही बन जाएगा, ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब मैं इसमें सेम ऑर्डर लिख के देखती हूँ और फिर देखती हूँ कि दोनों इक्वल बैठते हैं कि नहीं। दिस इंटू दिस, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, इसको भी मैं नहीं चेंज करूँगी, सी बी को बी सी नहीं करूँगी, डी प्लस ए। अब की बार ये तो हो गए ब्रैकेट में और ये आपके पास बच गया सी प्लस बी। अच्छा, ए डी है या डी है, मल्टीप्लिकेशन सेम, बी प्लस सी लिखो या सी प्लस बी लिखो, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड तो हो गई इक्वल। अब बी सी लिखो या सी बी लिखो, ए प्लस डी लिखो या डी प्लस ए, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ओवरऑल फर्स्ट एंड टू इक्वल हो गए। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ओके जी, अब आते हैं हम इसकी ट्रांजिटिविटी में।
तो ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, अब ट्रांजिटिविटी में क्या करना होता है, हमें एक और लेना होता है और थर्ड वाले को प्रूव करना होता है, बस ये सीक्वेंस याद कर लो। और जो सी डी है, हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए हमेशा नेक्स्ट वाला एक वो लेते हैं, उसको हमने ई एफ ले लिया। देन हमको प्रूव करना है कि जो ई और एफ है, सॉरी ए और बी जो है वो भी रिलेटेड होगा ई और एफ से। अब हमारे को सीक्वेंस समझ में आ गई है, पहले वही सीक्वेंस हम इसमें डालेंगे, फिर वही सीक्वेंस हम इसमें डालेंगे और फिर इन दोनों के थ्रू हम इस वाली सीक्वेंस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, दिस इनटू दिस, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, ओके, दिस इनटू दिस, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, आपकी बार दिस इनटू दिस, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस। ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट वाले रिलेशन से आ गई। अब सेकंड के रिलेशन वाले में लिखते हैं, दिस इनटू दिस, सी इनटू एफ, ब्रैकेट में डी प्लस ई इज इक्वल टू डी इंटू ई, ब्रैकेट में सी प्लस एफ। ये हमारे पास हो गई सेकंड। एंड देन थर्ड को हमने प्रूव करना होता है इन दोनों को यूज़ करके। अब ये तो हमारा सिर्फ अलजेब्रा बच गया। देखो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इक्वेशन वन लूँगी और यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 साथ साथ सॉल्व करके चलूँगी। इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर टर्म्स को लेके जा रही हूँ। इसके नीचे इसको ले आई हूँ और इसके नीचे इसको ले जाऊँगी, ए प्लस डी अपॉन ए डी, कट के मेरे पास ये बचा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। अब सेम को मैं इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, डी प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। अब ये आपकी बन गई इक्वेशन थर्ड, ये बन गई इक्वेशन फोर्थ। अब की बार आप थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। बस अब हमने इसको सॉल्व करना है और मुझे कहीं नज़र आ रहा है कि इसके साथ ये कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास बच गया b प्लस ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए प्लस एफ अपॉन ए एफ। ले जाओ इसको यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट ए एफ बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। देखना, जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी हम उसके तक पहुँच गए। यस, हमको ये कंडीशन प्रूव करनी थी, ये वाली कंडीशन प्रूव करनी थी, ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। ओके, नहीं, ये कंडीशन तो हमारी सेकंड थी ना बेटा, ये कंडीशन तो हमारी सेकंड थी, हमारे को ये प्रूव करना था ए बी ई एफ। तो ठीक है, ए बी ई एफ हमारा क्या बनता है, ए एफ बी प्लस सी, ए एफ ए बी रिलेटेड टू ई एफ में हमारे पास क्या बनता है, ए एफ बी प्लस ई आ रहा है, दूसरी बार बी ई ए प्लस एफ, यानी मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज दैट ए बी is related to E, F and so it is transitive. तो आप देख रहे हो बेटा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा लिखने का स्टाइल है जिसको आपने अच्छे से फॉलो कर लेना है, किस तरह से पैटर्न को पकड़ना है। रिफ्लेक्सिविटी होगी तो सेम को सेम के साथ कर देना है, सिमेट्रिसिटी होगी तो उसको तो लेना ही है, पूरे के पूरे रिलेशन को लेना है, एक उससे उल्टा ले लेना है। ट्रांजिटिविटी होगी तो वो पूरा तो लेना ही है, फिर एक को लेट करना है और थर्ड
प्रूव करना है, तो बस आपको इस सीक्वेंस को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है बेटा। तो आज हमारा रिलेशंस पार्ट ओवर हो गया। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फंक्शंस के लिए। ओके।